नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 में हम कल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में पढ़ रहे थे। उनकी रचना मेघ आए वो हम पढ़ रहे थे। तो देखिए उनकी रचना को। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। हमने ये पढ़ा था। एक बार आपको पुनः इनको बताकर प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगा। एक बार पुनः मैं इनका अर्थ कर देता हूं, ध्यान में रखना है। कवि ने यहाँ पर जो ग्रामीण अंचल है उसका वर्णन किया है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि ग्रामीण लोगों में किस प्रकार जो मेघ हैं, बरसात है, बादल हैं, उनका इंतज़ार रहता है, किस प्रकार से लोग उनका इंतज़ार करते हैं। और कवि ने उनका वर्णन इस प्रकार से किया है कि मेघ हैं, उनका इंतज़ार करते हैं और ऐसा लगता है जैसे गांव में कोई एक शहरी मेहमान है वो आया हो, यानी अर्थात मुख्य रूप से दामाद की बात की गई है। तो कवि कह रहे हैं मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि मेघ हैं वो बड़े ही सज धज कर संवर कर आते हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और उनके आगे जो हवा है, तेज़ हवा, जो बादल आते हैं, तो बादलों के आगे बरसात का मौसम जब होता है, बादल आते हैं काले पीले काले नीले, जब बादल गहराने लगते हैं तो तेज़ हवा चलती है। तो कवि ने कहा कि वो नाचती गाती हवा है वो आगे चल रही है। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, और हर गांव की गली गली में दरवाजे और खिड़कियां हैं वो उसको देखने के लिए खुलने लगी हैं। पाहुन जो आए हों गांव के शहर, तो ऐसा दृश्य प्रतीत होता है कि जैसे कोई शहरी दामाद है वो गांव में आया है, और लोग, गांव के लोग हैं वो हर गली में अपने दरवाजे खिड़कियां खोलकर उन्हें देख रहे हों। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ हैं वो बड़े ही बन ठन के सज धज के आए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ हैं, हवा जब तेज चलती है तो पेड़ कभी झुकने लगते हैं, कभी उचकाए का मतलब गर्दन उठाए, ऊपर उठाए, तो कभी वो झुकने लगते हैं, कभी ऊपर उठने लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ भी हैं वो झुकने लगे हैं, झांकने लगे, उन्हें देखने लगे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और तेज आंधी चलती है तो जो गाँवों में गलियों में जो मिट्टी रहती है सड़कों पर रास्तों में, वो उस तेज आंधी के साथ उड़ने लगती है। यहाँ पर कवि ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मेहमान आता है, दामाद गांव में आता है, तो गांव के लोग, पेड़ किसके प्रतीक हैं? गांव के लोगों के प्रतीक हैं। तो गांव के लोग हैं वो उन्हें देखते हैं, जैसे चौपाल में बैठे लोग देखते हैं, तो वह उसी प्रकार से गांव के लोग उन्हें देख रहे हैं। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। मेघ और दामाद का वर्णन कवि साथ साथ कर रहे हैं। मेघों की तुलना किससे की है? एक शहरी दामाद से की है। तो जब कोई मेहमान आता है तो छोटी जो बच्ची होती है, किशोरी अवस्था की जो बच्ची होती है, वो भागकर मेहमान के आने का संदेश है वो घर वालों को दे रही है। बांकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सर के, और नदी है वो भी जब तेज हवा चलती है तो पानी है वो ठहरा हुआ सा नजर आने लगता है, लहरें सी उसमें उठती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नदी जो है वो भी रुक चुकी है। इस दृश्य को देखकर नदी है वो भी रुक चुकी है, और जो दामाद है उसे निहार रही है। यहां पर बच्चों दो चीज हैं। नदी को कवि ने यहां पर किसका प्रतीक बताया है? नदी को कवि ने यहां पर गांव की विवाहित औरतों के लिए बताया है। तो जैसे गांव की विवाहित औरतें जहां खड़ी रहती हैं, कोई मेहमान जब आता है तो अपना घूंघट उठाकर तिरछी नजरों से देखती हैं, उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि मेघ रूपी जब दामाद आए तो नदी है वो ठहर चुकी है, अपना घूंघट खिसका कर उसे देख रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो मेघ है वो बड़े ही सज धज कर संवर करके आए हैं। फिर आगे है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी बूढ़ा जो पीपल का वृक्ष जो होता है वो आगे बढ़कर प्रणाम किया मेघ रूपी दामाद को, मेघ रूपी मेहमान को प्रणाम किया। बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकोलाई लता ओट हो क्योंवार की। और बिना बारिश के व्याकुल जो लता है वो क्योंवाड़ की ओट लेकर कहती है कि आपने मुझे बरस बाद सुधी ली है, कि मुझे 1 साल बाद आपने याद किया है, 12 महीने बाद आपने याद किया है। अर्थात बारिश है वो 12 महीने बाद बारिश का मौसम आता है, तो इसलिए बारिश के बिना पेड़ पौधे लताएं वगैरह हैं वो भी व्याकुल रहती हैं, मुरझाने लगती हैं। यहाँ पर दूसरा
प्रतीक के रूप में अर्थ देखें तो ये भी निकलता है कि जब दामाद जब आता है अपने ससुराल में जब आता है, तो यहाँ पर तो शहरी दामाद की बात हो रही है और गांव में वो आ रहा है, तो लोग उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं, प्रणाम वगैरह करते हैं। फिर जो उनकी नायिका जो है, उसकी पत्नी है, वो नवविवाहिता जो है, वो सैलज होकर लज्जा सहित उसके सामने नहीं जाती है, किवाड़ किसी की ओट लेकर उन्हें अपने मन की बात है वो कहती है। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, तो मेघ रूपी दामाद के, मेघ रूपी मेहमान के आने से ताल है वो भी हर्षाया और मेहमान के पैर धोने के लिए पानी की परात भर लाया। अर्थात हमारे जो पुरानी संस्कृति है उसमें यही है बच्चों कि जब अतिथि है वो भगवान के बराबर समझा जाता है और उसका स्वागत करने के लिए पानी से उनके पैर धोए जाते थे। उसी की ओर कवि ने इशारा किया है यहाँ पर। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो मेघ रूप हैं वो बहुत ही सज धज के संवर के आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षितिज का मतलब होता है धरती आकाश का मिलन बिंदु, और जब वर्षा का जब समय होता है तो वातावरण साफ हो जाता है, तो हमें दूर एक छोर पर धरती और आकाश में मिलते हुए नजर आते हैं, उसको कहते हैं क्षितिज। अटारी का मतलब छत के ऊपर मकान बना हुआ। तो कवि कह रहे हैं कि क्षितिज रूपी जो अटारी है वहां पर दामिनी दमकी, दामिनी का मतलब है बिजली, दमकी का मतलब चमकी, तो क्षितिज रूपी जो अटारी है वहां पर बिजली चमक रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई है भ्रम की। तो अब जो लता का वर्णन कवि ने यहाँ नायिका के रूप में किया है, लोगों के मन में ये भ्रम था कि वर्षा है वो आएगी या नहीं आएगी, बादल हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि लता रूपी जो नायिका है उसको भ्रम था कि उसका पति वो आएगा या नवविवाहिता जो है उसके मन में भ्रम था कि उसका पति है आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आखिरकार जब वो आ गया तो उनके जो भ्रम की गांठ थी वो खुल गई और वो उससे क्षमा मांग रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नहीं बनता कि वो क्षमा क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उनके मन में संशय था, भ्रम था कि जो मेघ रूपी दामाद जो है, मेघ रूपी मेहमान जो है वो आएगा या नहीं आएगा। तो उसके आने से वो भ्रम है वो दूर हो गया, संशय वो दूर हो गया, इसलिए वो उनसे क्षमा मांग रहे हैं। फिर क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। और जो मिलन हुआ 12 महीने बाद मेघ रूपी मेहमान का जब मिलन हुआ तो आंखों से नीर बहने लगे, और आपस में वो नीर किसके, आंखों से जो आंसू बहने लगे वो आंसू किसके थे, खुशी के आंसू थे, मिलन के आंसू थे। तो कवि कह रहे हैं कि मेघ हैं वो बड़े बन ठन के संवर के आए हैं। तो बच्चों ये तो अपना जो चैप्टर है वो कल भी हम पूरा कर चुके थे, उसके बारे में हमने बातचीत की थी। अब बच्चों हम प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। तो प्रश्न उत्तरों में देखिए आप, पहला है बादल के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। बादल के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो हम उन्हें देखें बच्चों, किन गतिशील क्रियाओं का कवि ने वर्णन किया है। तो मेघ जब आता है, तो जैसे दूसरी लाइन में दे रखा है कि मेघ जब आता है तो तेज हवा, जब बादल जब आते हैं बरसात होने वाली होती है तो तेज हवा चलती है, उससे घरों के दरवाजे खिड़कियां हैं वो खुलने लगते हैं, पेड़ हैं वो झुकने लगते हैं, लहराने लग जाते हैं, नदी के पानी में लहरें उठने लगती हैं, जो लताएं जो अन्य जो बेलें वगैरह होती हैं, फसल जो होती है उसकी व्याकुलता है वो समाप्त हो जाती है। तो ये बातें पहले प्रश्न में हमें लिखनी है कि बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया उन्हें लिखना था। अब निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं। तो सबसे पहले धूल, तो धूल किशोरी लड़कियां, धूल किसकी प्रतीक है, किशोरी लड़कियां।
जो भागकर मेहमान के आने की खबर देती है। किशोरी लड़कियों की धूल यहाँ पर पड़ती है अपनी जो। वैसे तो अमूमन क्या होता है कि जब हवा चलती है, तेज हवा जब चलती है, आंधी का रूप ले लेती है, तो जो सड़कों पर जो मिट्टी रहती है, गलियों में जो मिट्टी रहती है, वो उस हवा के साथ उड़ने लगती है। लेकिन यहाँ पर धूल को किसका प्रतीक कवि ने बताया था? किशोरी लड़कियों का। फिर अब पेड़ को किसका प्रतीक? तो गांव के पुरुषों का। यानी आया था ना, पीछे अपने आया था, पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, तो पेड़ है वो झुककर झांकने लगे। तो इनको किसका प्रतीक? पेड़ झुकने झांकने का काम तो करते नहीं है, किसी को देखने का कार्य तो वो करते नहीं है। किसका प्रतीक यहाँ पर कवि ने बताया है उन्हें? गांव के पुरुषों का। यानी गांव में चौपाल पर बैठे जो पुरुष देखते हैं, तो गांव के पुरुषों का इसका प्रतीक हो गया, गांव के पुरुषों का। फिर है नदी किसका प्रतीक है? तो नदी गांव की विवाहित जो महिलाएं हैं उनका प्रतीक है। हमने देखा था गांव की विवाहिता महिलाएं, गांव की विवाहिता महिलाएं उनका प्रतीक है। फिर है लता, तो नवविवाहिता। लता यहां पर किसका प्रतीक है? नव विवाहिता, जिसका पति शहर से गांव में लौटा है। फिर है ताल, तो मेहमान का स्वागत करता। ताल क्या करा? ताल पानी भरकर लाया प्रात। तो मेहमान का क्या था? ये मेहमान जो आया उसका स्वागत करता। तो मेहमान का स्वागत करता, मेहमान का स्वागत करता। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने बादल रूपी, प्रश्न नंबर 3 जो है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो पीछे चलिए, आप पीछे देखिए, पाठ में आया है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो आया ना, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। लता ने किवाड़ की ओट लेकर उनसे कहा कि 1 वर्ष बाद आपने मुझे याद किया है। तो किवाड़ की ओट लेकर क्या था? मेहमान को किस तरह देखा? किवाड़ की ओट लेकर या पेड़ की ओट लेकर। क्यों? क्योंकि ग्रामीण अंचल में जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति से सबके सामने लज्जा के कारण बात नहीं कर पाती हैं, तो वो किसी घर में किवाड़ वगैरह की ओट लेकर अपने मन की बात कहती है। ठीक है। फिर है भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षमा करो अब गांठ खुल गई भरम की। तो इसमें क्या है? क्षमा करो अब गांठ खुल गई भरम की, यानी गांव वालों के मन में ये भ्रम था कि वर्षा है वो समय पर आएगी या नहीं, 12 महीने हो गए अब आएगी या नहीं, उनके मन में भ्रम था। लेकिन जब बिजली चमकी, सिटीज पर जब बिजली चमकती हुई नजर आई, तो उनका जो भ्रम था वो टूट चुका था, इसलिए वो क्षमा मांग रहे थे। या फिर ये कह सकते हैं कि लता रूपी नायिका को मेघ रूपी मेहमान के आने का या न आने के विषय में जो भ्रम था, तो उसके आने से वो भ्रम खुल चुका था। ठीक है। फिर है बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सर के खैमे। तो इसको आप देखिए, बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के। तो इन बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सर के कि जब तेज हवा चलती है तो नदी का पानी एकदम रुका हुआ सा, लहरें सी दिखाई देती हैं, रुका हुआ सा नजर आता है। तो उसमें ऐसा लगता है जैसे मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए नदी भी है वो ठहर चुकी है और अपने तिरछे नेत्रों से उन्हें, अपने घूंघट को खिसका कर तिरछे नेत्रों से उन्हें देख रही है। जिस प्रकार गांव में कोई दामाद जब आता है या कोई मेहमान जब आता है, तो गांव की जो विवाहित महिलाएं हैं उन्हें देखने की जिज्ञासा से अपने घूंघट में, जो गांव की महिलाएं रहती हैं, विवाहित महिलाएं घूंघट में रहती हैं गांव में,
तो उन्हें देखने की जिज्ञासा उनके मन में रहती है, तो उसके लिए वो अपने जरा सा घूंघट खिसका कर तिरछे नेत्रों से उन्हें देखती हैं। तो ये हो गया। फिर है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। अब आप लिख दो मेघ के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं कि जो धरती है वो तप रही होती है, तपन उसकी गहरी हो जाती है बिना बारिश के, लेकिन जैसे बारिश आती है तो वो शांत हो जाती है। पेड़ पौधों का रूप है वो हर जाता है, पूरा हो जाता है, उनके पत्ते झड़ने लग जाते हैं, लताएं वगैरह जो बेलें वगैरह है, फसल वगैरह है, वो सब फूल वगैरह मुरझाने लगते हैं। तो वर्षा के आते ही सब वो खिलखिलाने लग जाते हैं। मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है। मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है, क्योंकि गांव में किसान जो रहता है वो उनका इंतजार करता है, और मेघ है वो जब आते हैं तो उनका बड़ा इंतजार रहता है। लोग जैसे एक मेहमान का इंतजार करते हैं वैसे ही मेघों का इंतजार करते रहते हैं। तो मेघ जब आते हैं तो नीले काले रंग के, अनेक प्रकार के सफ़ेद रंग के बादल सज धज के वो आते हैं, इसलिए उनके लिए बन ठन के संवर के आने की बात कही है। और कवि ने यहाँ पर उनकी उपमा जो है, प्रतीक जो है वो मेहमान की दी है, दामाद की दी है, इसलिए उनके लिए क्या कह दिया, बन ठन के संवर के आने की बात कह दी। फिर कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकारों के उदाहरण खोज कर लिखिए। प्रश्न नंबर 7, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो बच्चों मैंने कल आपको बताए थे, आज आप फिर से देख लीजिए एक बार। पहली मेघ आए बन ठन के संवर के, इसमें मानवीकरण है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, इसमें भी मानवीकरण है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, 2, ये 3 नंबर हो गया मानवीकरण का उदाहरण। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, नंबर 4। फिर बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, ये 5 नंबर हो जाएगा। बोली अकुलाई लता ओठ हो किवाड़ की, ये 6 नंबर हो जाएगा। तो ये मानवीकरण के उदाहरण हो जाएंगे। और क्षितिज अटारी, आगे है क्षितिज अटारी, यहाँ पर रूपक अलंकार है, वो तो मानवीकरण के लिख देने आपको। और क्षितिज अटारी इसमें रूपक है अश्रु ढके, मिलन के अश्रु ढके, मिलन रूपी अश्रु, तो यहाँ पर भी क्या है, रूपक है। ठीक है, दो ये किसके लिख देंगे आप, रूपक के उदाहरण लिख देंगे। ठीक है, फिर है बच्चों अपना प्रश्न नंबर 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो कविता में हमारी भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान के समान माना जाता है, और जब वो मेहमान दामाद हो तो उसकी इज्जत है वो ससुराल में और भी ज़्यादा हो जाती है। गांव के सभी लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ उनकी बातें हम कर रहे हैं। तो रीति रिवाज ये होता है, मेहमान जब आता है तो उनके गांव के लोग हैं उनका आदर सत्कार करते हैं। आदर सत्कार के लिए उनके पैर तक हैं वो धोए जाते हैं। तो उन रीति रिवाजों की यहाँ पर बातचीत की गई है। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया उसे लिखिए। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है, तो वो पंक्तियां आपको पाठ में से लिखनी है। फिर है काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के मेघ आए बड़े, तो इसका भाव पक्ष तो ये हो जाएगा कि गांव में किसान है वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जब मेघ जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गांव के लोग इस प्रकार से, किसान है वो खुश होते हैं जैसे कि गांव में कोई मेहमान आ गया हो। तो यहाँ पर मेघ रूपी मेहमान का कवि ने वर्णन किया। फिर
इन पंक्तियों में यहाँ पर अनुप्रास शिल्प सौंदर्य हम लिखेंगे तो शिल्प सौंदर्य बच्चे 2 पॉइंट होंगे इसका। एक तो भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य में तो आपको क्या करना है, इनका अर्थ लिख देना है। एक होता है शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य में आप कवि की भाषा है, व्याकरण क्या टॉपिक है, उनकी बातें करेंगे। तो शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे यहाँ पर अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, अलंकार का कवि ने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। कवि की भाषा है वो बहुत ही सामान्य लोक भाषा है, वो शिल्प सौंदर्य में बात आ जाएगी। फिर बच्चों आगे की जो प्रश्न है वो देखिए आप, रचना और अभिव्यक्ति तो है वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखना है। वर्षा के आने पर अपने आसपास वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, वो आपको पता, आंधियां चलती हैं, बरसात होती है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। पीपल का वृक्ष है वो बहुत ही घना होता है और उसकी उम्र भी बहुत लंबी होती है, ठीक है। काफी जीवों को वो अपने अंदर आश्रय देता है। पीपल का जो वृक्ष है ना, इस पीपल के वृक्ष को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा, और वृक्ष नहीं थे क्या, लेकिन पीपल के वृक्ष को ही कवि ने बुजुर्ग इसलिए कहा है क्योंकि पीपल का वृक्ष है वो बहुत ही घना होता है, बड़ा होता है, काफी विस्तृत होता है और उसकी उम्र है वो काफी लंबी होती है। पीपल के वृक्ष में जगह जगह जड़ें चलती रहती हैं, तो एक बुजुर्ग की दाढ़ी की तरह वो प्रतीत होती हैं। इस प्रकार की बातें इसमें हैं। फिर कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया। हमारे यहाँ अतिथि को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आ गया। आपको इसका क्या कारण नजर आते हैं? कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया, मेहमान के रूप में। मेघ को किसके रूप में चित्रित किया गया है? मेहमान के रूप में। हमारे यहाँ अतिथि यानी दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। तो पुरानी हम अपनी संस्कृति को देखें और आज की को देखें तो अंतर आता है इनमें। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। आज लोगों के पास समय नहीं रहता है, इतनी रुचि वो रिश्तों में नहीं रखते हैं। लोग हैं वो स्कूली शिक्षा को ज़्यादा देते हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति है उसका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है। ये बातें हैं वो आपको लिखनी है, ठीक है। फिर है कविता में आए मुहावरों को छाड़कर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे इस पाठ में क्या क्या आए मैं आपको बता देता हूँ, आपको उनको अपने हिसाब से करना होगा। फिर मुहावरे मत तो सुध ही लेना, पहला मुहावरा एक तो है सुध ही लेना। वर्षों बाद, बरस बाद सुध ही लेनी, आया था वहां पर सुध ही लेना। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, तो गांठ खुलना ये मुहावरा हो गया। पंक्ति आई थी ना, क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। नंबर 3, मिलन के अश्रु ढंग के बांध टूटा, बांध टूटना। नंबर 4, पेड़ उचकाए तो गर्दन उचकाना, गर्दन उचकाना। फिर है नदी छिटकी बांकी चितवन, यानी तिरछी नजरों से देखना, तिरछी नजरों से देखना। तो ये 5 मुहावरे हैं, इनका आपको अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। फिर है कविता में आए आंचलिक, कविता में आए आंचलिक जो शब्द हैं उनकी सूची बनाइए। कौन कौन से आंचलिक शब्द कविता में आए हैं उनकी सूची आपको बनानी है। तो आंचलिक शब्द आपको बता देता हूं, जैसे बयार, एक अंचल विशेष से, ग्रामीण अंचल से उठाए गए शब्द। एक अंचल विशेष में ऐसे शब्द बोले जाते हैं ना, वो शब्द कौन कौन से आए? तो बयार, पाहुन, घाघरा यानी ग्रामीण भाषा के शब्द, बांकी, तुहार, किवाड़, ओट, हरसाया, परात, भरम, बरस बाद सुधी लेनी, बरस बाद सुधी लिन्ही।
बरस बाद सुदिलिनी। ये क्या है? आंचलिक भाषाओं के शब्द हैं जो हमारे ग्रामीण विशेष की जो भाषाएं होती हैं, स्थानीय भाषाएं, उनके शब्द हैं जो कविता में आए हैं। तो ऐसे शब्दों की आपको सूची बनानी है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि मेघ आए कविता, मेघ आए कविता की जो भाषा है बच्चों, वो सरल और सहज है। मेघ आए कविता की जो भाषा है सरल और सहज है। उदाहरण देकर कुछ कीजिए। यहाँ की भाषा है वो लोक भाषा है, बहुत ही साधारण शब्दों को कवि ने ग्रामीण अंचल के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया है। 2-4 बातें लिख के आपको उदाहरण देना है, कोई भी 4-5 पंक्तियाँ आपको उठाकर दे देनी है, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ अपना जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर चंद्रकांत देवताले का चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्न उत्तरों को भी देख लीजिए, पाठ को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जीवन परिचय कवि का वो भी एक पाठ परिचय है, उनको आप अच्छे तरीके से पढ़िए।